हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2009 का जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का प्रीवियस ईयर्स का पेपर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा। उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाले पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किया था। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका राजस्थान। अभी मैं फ्रेंड्स आपको पंचायती राज व्यवस्था के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के विषय में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया था। और फ्रेंड्स, 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, और इन्हीं के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पर्याप्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक एक इवेंट को आप नोट डाउन करते रहेंगे, और फ्रेंड्स इसमें अपने आप से भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान जो संशोधन 1993 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये मिला था 73वां संविधान संशोधन 1993 के अकॉर्डिंग। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे, और इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता या जनहित याचिका। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका। तो जनहित जो याचिका होती है, यानी कि जनहित याचिका से जो संबंधित होती है वो हमारी होती है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के विषय में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि इसमें न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर या लागू होने से क्या लाभ बड़े पैमाने पर नॉर्मल लोगों को यानी कि समाज को मिल रहा है या नहीं, या फिर विपरीत न्यायिक समीक्षा को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है या नहीं। इसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के विषय में याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो संविधान में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो इसमें दिए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति, संथानम, शाह समिति या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो यहाँ पर मैं आपको इसके विषय में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्वर्ण सिंह समिति। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, 42वां यानी कि 42वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। तो इसके तहत जो बना था यानी कि इसके तहत जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति में कुल यानी कि जो सिफारिश की गई थी वो 8 मूल कर्तव्यों की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात है कि जो सिफारिश की गई थी वो 8 मूल
कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन संसद ने इसमें 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A, भाग कितना 4A व 4A के अनुच्छेद, भाग 4A के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर है हमारा 51A। ये सब याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्योंकि अपने आप में क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके तहत जोड़ दिया गया था। लेकिन यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। तो यदि पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। और इतनी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो हमें उसी हिसाब से तैयार रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, या फिर उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है, जबकि शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैच करना है, एक तरफ झीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ दिया गया है सूची 2 में भारत के राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहली जो झील दी गई है वो सलाह झील दी गई है। तो सलाह झील का जो संबंध है वो किससे है? वो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि ए का मैच कर गया दूसरा। उसके बाद आपका आता है हैफलॉन्ग झील। हैफलॉन्ग झील का जो संबंध है वो है फ्रेंड्स आपका असम से, और असम हमारा यहाँ पर है 4th ऑप्शन पर। और उसके बाद आपका आता है लोनार झील। तो लोनार झील आपको पता होगा, ये है महाराष्ट्र में। और तलवारा झील ये है राजस्थान में। कहाँ है फ्रेंड्स? राजस्थान में। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फर्रक्का के बाद गंगा नदी की जो प्रमुख धारा है उसका नाम जाना जाता है, यानी कि क्या नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गंगा है वो फर्रक्का बैराज के पास 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो राइट साइड वाला भाग, एक लेफ्ट साइड वाला भाग। तो यहाँ पर मैं राइट साइड वाले भाग की बात करूँ तो राइट साइड वाले भाग की जो सहायक नदी है वो हुगली के रूप में जानी जाती है, जबकि लेफ्ट साइड वाले भाग में जो गंगा है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो भारत में कन्याकुमारी की लोकेशंस हमें बतानी है कि क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो कन्याकुमारी की स्थिति है वो एग्जैक्टली क्या है कि ये कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के क्या है? दक्षिण में है, और भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में, या फिर कर्क रेखा के हम दक्षिण में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? स्वेज नहर, पनामा कील, या फिर वेलेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपकी पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, और ये इसकी खास बात है कि ये मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है।
जो पनामा में स्थित है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। जलप्रपात दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है कि कौन सा मिसमैच है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं करता है। तो ये एक दिया गया है पहले ही नंबर का, कैटूर प्रपात दिया गया है। इसकी लोकेशन दिखाई गई है ब्राज़ील में, जबकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है गुयाना में। कहाँ पर फ्रेंड्स है? गुयाना। तो इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करता है, तो ये मैच नहीं करता है। तो जबकि जॉन्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य में, चैम्बरलैन प्रपात न्यूजीलैंड में है और गोगटा प्रपात ये पेरू में है। बाकी सब सही है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह आरबीआई का सहायक नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक और आईडीए से भी आता है। तो फ्रेंड्स इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, नाबार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में है और यहाँ पर अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड की सबसे पहले स्थापना पूछ ली जाती है। तो एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताना चाहूँगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई और यहाँ पर जो इसमें दिखाया गया है कि यह आरबीआई का सहायक नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड को प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक, आईडीए एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होता है और ये जो है आरबीआई का सहायक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हैं। तो यहीं पर पूछा गया था कि कौन से मतलब इसमें कथनों पर विचार करना है, तो कौन से कथन इसमें क्या है, सत्य है, ये बताना है। तो इसमें तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, ये है फ्रेंड्स, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक में से जो राइट आंसर है वो है हमारा पंजाब। तो पंजाब राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में उच्च शक्ति मुद्रा, जो कि आरबीआई दिया गया है। इसके सामने निजीकरण, नई आर्थिक नीति, गरीबी आकलन, कैलोरी ग्राहकता और हरित क्रांति, जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई से रिलेटेड, निजीकरण नई आर्थिक नीति से रिलेटेड, गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता से रिलेटेड है। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इसमें जो हरित क्रांति है वो जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन से यानी कि संबंधित नहीं है, जबकि ये कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने के लिए चलाई गई क्रांति थी। तो इस तरह से इसका जो मिसमैच है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह जो आंदोलन है उसका उपयोग सर्वप्रथम जब वे दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। तो वो किया था चंपारण में, और चंपारण की एग्जैक्ट जो डेट है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह यानी कि आंदोलन किया था, और ये जो आंदोलन था वो किसानों के हित में किया गया आंदोलन था, ये हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है? तो ये उस समय के करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर हमें उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है। तो इसमें 1 स्टूडेंट 1 ट्री जो अभियान की शुरुआत की गई थी वो की गई थी यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा की गई थी, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
ने वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध है। तो खिलाड़ी द्रोणवल्ली जो हरिका है, ये क्या है, ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने फ्रेंड्स इनका जो 2012 में, साथ के साथ 2015 में और 2017 में इन्होंने महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इससे याद रखनी है। तो ये क्या है, तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था। तो हॉर्नबिल महोत्सव का जो उद्घाटन था वो 2014 में पूछा गया है। तो 2014 में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स यदि मैं करंट की बात करूं तो 2020 में जो ये महोत्सव हुआ था वो कोविड-19 के कारण वर्चुअली आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज, पास्कल, स्टोक या फिर बर्नौली। तो ये सभी जानते होंगे, कॉमन क्वेश्चन था। तो ये था इसका राइट आंसर, बर्नौली के सिद्धांत पर। तो बर्नौली के सिद्धांत में यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि बर्नौली के सिद्धांत में होता क्या है, इसमें फ्रेंड्स जैसे वायुयान के जो ऊपरी जो विंग्स होते हैं, यानी कि जो विंग्स होते हैं, तो विंग्स के ऊपर जो हवा का जो वेग होता है, हवा की जो वेलोसिटी होती है, वो नीचे की अपेक्षा वो अधिक क्या होता है, नीचे की अपेक्षा, यानी कि वायुयान के पंख के ऊपर के तल पर वायु का वेग नीचे के तल पर वेग की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस कारण से क्या होगा कि ऊपर के तल का वायु दाब क्या होगा, कम होगा, यानी कि एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जबकि नीचे के तल पर अधिक प्रेशर हो जाता है। और इसी में क्या होगा, प्रेशर का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और प्रेशर का डिफरेंस आने से क्या होगा, एक लिफ्टिंग फोर्स कार्य करेगा। क्या फ्रेंड्स, क्या कार्य करेगा, एक लिफ्टिंग फोर्स कार्य करेगा, जिससे कि हवा वायुयान के उड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका सिद्धांत हुआ बर्नौली का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो। तो पदार्थ का लघुत्तम कण कौन सा है जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर, इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या फिर न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर होगा इसका अणु। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि लघुत्तम कण क्या होता है, वैसे ये होता है परमाणु होता है, लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार किसी पदार्थ का जो लघुत्तम कण है वो अणु होगा, जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होता है और मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है, आपको याद होगा 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो प्रोफेसर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में, यानी कि कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक वैज्ञानिक खोज की थी जो कि रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स इसी कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे सभी ऑप्शंस यानी कि के अकॉर्डिंग टमाटर में ये एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टमाटर है वो सोलनेसी यानी कि सोलेनेसी जो फैमिली है उसका मेंबर होता है। और इसमें करीब 10 प्रकार के यानी कि 10 टाइप के एसिड पाए जाते हैं, जिसमें आपका ऑक्जेलिक भी होता है, साइट्रिक भी होता है, एस्कर्बिक भी होता है और मैलिक भी होता है। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शंस इसका राइट आंसर बनते हैं। तो ये एक विवादास्पद क्वेश्चन था, तो जो कि बोर्ड के द्वारा यानी कि इसको पॉइंट आउट किया गया था। तो यहाँ पर ये एक विवादित क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अम्ल होते हैं।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव है? तो फ्रेंड्स इसका आपको ट्रिक पता ही होगा। पीतल का मतलब पिताजी से, और पिताजी से हम याद रख सकते हैं, पिताजी से मतलब पी मतलब पीतल, और ता मतलब होता है तांबा यानी कि कॉपर, और जी का मतलब होता है जस्ता। क्या होता है फ्रेंड्स? जस्ता। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो ये पीतल किसके अवयव हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता और तांबा। क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, जस्ता और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 320 दिया गया है, और उनका अनुपात दिया गया है 1:5। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें बताना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें रेशो दिया गया है, तो इस रेशो में को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x रेशो 5x के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ। तो इनका गुणनफल कितना दिया गया है? इनका गुणनफल दिया गया है 320। तो मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल लिख सकता हूँ 320। तो यहाँ पर मैंने 320 लिख दिया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ से इसके 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 6 जा 30 यानी कि 5 4 जा 64। तो यहाँ पर यानी कि 5 6 जा 30, बट कितना बचता है? ये हो गया 20, और 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इजकल टू 64। क्या है फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर इजकल टू 64, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो x की वैल्यू हमें पता लग गया है। तो अभी हमें क्या पता करना है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं हमने मानी थी, एक x और एक थी 5x, और x की वैल्यू कितनी आई? 8। तो x की वैल्यू 8 आई, तो 8, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5 8 40 यानी कि 40। तो अभी हमें बताना है कि इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो वर्गों के अंतर कर लेते हैं। तो वर्गों का अंतर यानी कि 40 का अंतर 16 से हुआ, और 8 का अंतर कितना हुआ? 64। इनको हमें अंतर बताना है। तो यहाँ पर कितना होगा इनका डिफरेंस? ये होगा 1536। क्या होगा फ्रेंड्स? 1536। अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 34, और एक्स की 4 माइनस वाई की 4 इजकल टू 544। तो एक्स वाई के मान बताइए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे, हमें पता है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इजकल टू 544 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजकल टू 544। क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। तो इसी तरह से मैंने इसको खोल दिया। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 34। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 544 अपॉन 34। 544 अपॉन क्या आएगा? 34 आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको सिंपली कट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पर हमें पता लगा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू हमारा आ गया 34, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। जैसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 50 के बराबर, क्योंकि 34 प्लस 16 50, या एक्स स्क्वायर इजगल टू आया 25, या x इजगल टू आया 5। तो x की वैल्यू हमें पता लग गई है, और x की वैल्यू अभी हम कोई सी भी एक इक्वेशन में रखने के बाद y की वैल्यू का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम पहले में रख देते हैं, तो यहाँ पर सेकंड में रखते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर आया 25 माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू 16, या वाई स्क्वायर इजगल टू आया 9, या वाई इजगल टू प्लस माइनस 3 आया। तो इस तरह से हमारा जो दो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 और y की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर दिया गया है, जो आकृति दी गई है, इसमें पी टी की वैल्यू दी गई है 12, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 12, ये 12 वैल्यू है। और यहाँ पर देखेंगे ए बी की वैल्यू जो दी गई है, ये दी गई है 7। तो हमें बताना है पी ए की। तो यहाँ पर पी ए मान लेते हैं, सपोज एक्स है। तो फ्रेंड्स हमारा एक प्रॉपर्टी है, तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो है पी टी स्क्वायर इजगल टू होगा, पी टी स्क्वायर इजगल टू होगा पी ए
इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर पी टी की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 12 का स्क्वायर इजगल टू पी ए। पी ए मैंने अभी आपको बताया x माना था, और x इंटू, और यहाँ पर यदि मैं पी बी लिखूँगा तो x में ये ए बी और ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस 7 इसको लिखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस यहाँ पर 12 इजगल टू 0 करके इसके हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे हम उसके फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x प्लस 16 इजगल टू 0 और x माइनस 9 इजगल टू 0। तो x प्लस 16 इजगल टू 0 ये निगेटिव में वैल्यू आएगी, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मान्य होती है, और x इजगल टू 9 ये x की वैल्यू करेक्ट आएगी। तो यहाँ पर पी ए की जो मान हमने x माना था तो वो आएगा 9। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों में 64:27 का अनुपात है और उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, इसमें सबसे पहले हम गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब का क्यूब इजगल टू क्या होगा 64/27। तो फ्रेंड्स यहाँ से 4/3 पाई कट जाता है, तो इस तरह से R1/R2 की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये आएगी 64 और 27 का क्या होगा घनमूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/3। तो R1 और R2 का हमें रेशो मिल गया है। तो अभी हम जानते हैं कि गोले के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr स्क्वायर। तो पहले के लिए 4πr1 स्क्वायर अपॉन दूसरे के लिए 4πr2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 4π से 4π कट गया, R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है 4/3 है, तो इनका कर देंगे स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16:9, जो कि आपका हो गया आंसर। तो ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। तो उकठा बीमारी से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि अरहर, सरसों, बाजरा, मूंगफली। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उकठा जो बीमारी होती है वो अरहर फसल की बीमारी है, और इसमें पौधे की जो संवहनीय प्रणाली होती है, यानी कि उसमें जिसमें भोजन ऊपर जाता है उसमें वो प्रणाली क्या होती है नष्ट हो जाती है। यानी कि उकठा बीमारी पौधे में जो फ्यूजेरियम उगडम नामक जो कवक होता है इसके द्वारा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। तो क्या अनुपात कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये सिंपली हमें याद रखना है। तो इसका जो अनुपात कहलाता है वो अनुपात कहलाता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कटाई सूचकांक। और कटाई सूचकांक बराबर क्या होता है अनाज उपज बटे जैविक उपज इंटू 100। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो यदि कटाई सूचकांक की परसेंटेज निकालने को बोला जाए तो अनाज की जो उपज होती है, अनाज की उपज जो होती है, यदि उसे हम जैविक उपज से डिवाइड कर दें, जैविक उपज से डिवाइड कर दें और 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा कटाई का सूचकांक। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस है इसमें से मैं करेक्ट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा। तो ये होता है आपका प्रजनक बीज के द्वारा। तो आधारीय बीज प्रजनक जीव के द्वारा पैदा किया जाता है। और फ्रेंड्स प्रजनक बीज का जो आधार क्या होता है, ये एक इसका जो प्रजनक बीज है ये एक तरह से ये एक बेस का वंशज होता है, यानी कि जिसके नियंत्रण में आधारीय बीज पैदा किया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक शुद्धता या विविधता की पहचान को बनाए रखता है। इतना भी हमें याद रखना है इसके विषय में। तो मेनली इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रजनक बीज से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। और सबसे पहले इसके विषय में याद रखने वाली बात है कि इसका जो स्थापना हुई थी
वो 11 अप्रैल 1936 को हुई थी और लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था, तो फ्रेंड्स वो हुआ था, आप यहाँ पर देखेंगे कि वो हुआ था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और स्वामी सहजानंद शास्त्री जी इसके अध्यक्ष और NG रंगास्वामी इसके महासचिव चुने गए थे। ये भी हमें याद रखना है। तो कभी कभी इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं या फिर महासचिव के रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? तो इसमें भारत छोड़ो में, स्वदेशी आंदोलन में, खिलाफत या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स 1919 यानी कि 1919 में जो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। और फ्रेंड्स इंडिया की हिस्ट्री में जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की देश के, यानी कि तुर्की देश के खलीफा को गद्दी से हटाने के विरोध में जो यहाँ के इंडिया के जो मुसलमान थे उनके द्वारा चला गया एक आंदोलन था। और जिसका जो नेतृत्व था, यानी कि उसकी जो लीडरशिप थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, दो भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर काफ़ी सेटिस्फाइड आंसर आपको मिले होंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स for watching this video.